and that must have pulled up your socks. Now it's time to unwind and detox. Can we have the AV of our next speaker, Mr. Rakesh Tiwari, please? Mr. Rakesh Tiwari. Meet Rakesh Tiwari, a versatile poet, storyteller, TEDx speaker, MC, author, and award-winning podcaster. For 7 years, he's mesmerized audiences with his Hindi poems on top YouTube platforms and live nationwide. Rakesh has graced stages at prestigious institutions like IIT and IIM and appeared on TV shows such as Good Night India and Vaah Bhai Vaah. He collaborated with Zakir Khan on Amazon's Farzi Mushaira. His writing prowess extends to brands like Zomato, HP India and Microsoft. He's also contributed to Disney Hotstar series Om Shanti. But his pinnacle achievement is Millennial Kavi, his acclaimed podcast on JioSaavn. With 93K subscribers and 3 million listens, it won Best Podcast at the Exchange Media Awards in 2021. Rakesh's poetry, blending stories and emotions, leaves a lasting impression on the audience. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Mr. Rakesh Tiwari. So may I request Mr. Akhilesh Khandelwal, Executive Member, Committee Member of IMA, to escort Mr. Rakesh Tiwari on the stage, please. And can we have a floral welcome of the speaker by Mr. Akhilesh Khandelwal? Just have one-to-one interaction राकेश जी के साथ. आइए राकेश जी, प्लीज बैठ. हेलो सर, हेलो. राकेश जी, बढ़िया हमारा है, खूबसूरत प्लान दिया आपने, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी. ये हमारे स्पॉन्सर का है सर. तो राकेश जी, सुबह से हमारे जो सेशन चल रहे हैं, जी जी जी, और उन सेशंस को देखते हुए आप एकदम डिफरेंट वे में आ रहे हैं, बिकॉज हमारे सेशंस बिजनेस एनालिस्ट वाले हैं ना, तो आप बिजनेस एनालिस्ट दिख रहे हैं. जी नहीं. हमारे सेशन स्ट्रैटेजिस्ट के हैं ना, आप स्ट्रैटेजिस्ट दिख रहे हैं. और ना आप कोट पहन के आए हैं. नहीं. तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आप गलत जगह आ गए हैं? नहीं, देखिए, लिखने वालों की जगह, मैं कहता ना कि यार, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दिलों में कुछ ना कुछ बनने के इशारे लिए बैठे हैं. कुछ जज्बात तो कुछ जुनून के सहारे बैठे हैं. यकीनन आज आसमान खाली हो गया होगा, क्योंकि मुझे जहां तक नजर आ रहा है सामने सितारे बैठे हैं. तो ये सारे लोग हैं. तो महफिल तो ऐसे ही सजती रहेगी और हर लिखने वाला सही जगह पहुंच जाएगा अगर तालियां वहां बजती रहेंगी. और आपने मुझसे कहा ही था कि ना किसी के इमोशन ना किसी सेंटिमेंट की तरह लगना है, तुम्हें कुछ ऐसा आना है कि डिफरेंट लगना है. तो मैंने जो है कोट अपने वॉलंटियर्स को पहना दिया और उनका जैकेट मैंने पहन लिया. तो कभी आपने सोचा था पोएट होने के बाद भी कभी आपको ऐसे मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में, कन्वेंशन में आपको बुलाया जाएगा यहाँ पर पोएट के रूप में? नहीं, मैनेजमेंट कॉलेज में आने की ख्वाहिश तो बहुत थी, सच में बता रहा हूँ. मुझे करना था MBA और आना भी था ना, कि लेकिन पहुँच जाएं, MBA कर लें, ऐसा कुछ था नहीं, हमारे किस्मत में नहीं. ख्वाहिशें तो बहुत थी पर बजट नहीं. ऊपर से जो है मजबूरियों ने जो है टैलेंट के आगे एक लकीर खींच दी. आखिर में ये हुआ कि दादाजी ने हाईवे की ज़मीनें बेच दी. तो वो नहीं हुआ. लेकिन कहता ना कि यार, आपको आपके मेहनत के शिद्दत से मेहनत करने की तैयारी ले आती है. जहां आपको पढ़ाई ना ले जाए वहां कलाकारी ले आती है. तो मेरे ख्याल से मेरी कविताएं हैं जो मुझे यहाँ तक ले आई हैं, और हम सबको कोई ना कोई कलाकारी यहाँ खींच कर ले आई है. बहुत शुक्रिया सर. मैं वॉलंटियर से चर्चा कर रहा था, बिकॉज आई वॉज इन टच विद द वॉलंटियर्स हु आर एस्कॉर्टिंग ऑल आवर गेस्ट जो आ रहे हैं यहाँ पर स्पीकर के रूप में. एंड वन ऑफ द वॉलंटियर्स जो आपके साथ है, उन्होंने कहा कि सर वो जब से लैंड किए हैं और तब से बहुत सारे फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, और पता नहीं कहाँ ये फ़ोटो और वीडियो भेज रहे हैं. तो क्या सीक्रेट है ये वीडियो बनाने का और वीडियो भेजने का?
बहुत बहुत गहरा सीक्रेट है। पहले तो मैं सबसे पहले कहूँगा जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सच में मैं आप सबके लिए जो है तालियां बजाना चाहूँगा। आप अपने लिए बजा सकते हैं। आप लोग इतने देर से बैठे हैं, इतनी शिद्दत से बैठे हैं और सबके चेहरे पे सर एकदम इंटरेस्टिंग वाला लुक है। सब बातों को समझ रहे हैं, बातों में खोए नहीं, यकीनन सब में शिद्दत है। सब मुझे देख रहे हैं और नींद में सोए नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। तो सर वीडियो बनाने का जो है वो ये है जो मेरे ख्याल से बहुत लोग करते होंगे यहाँ पर। कहते ना कि आप लोग ने बहुत प्यार से बुलाया है। इतनी इज्जत जो है किसी भी तरीके से किसी भी हाल में नहीं मिलती। इतनी मोहब्बत तो हमें अपने ससुराल में नहीं मिलती। तो मैं बता रहा हूँ मेरी शादी, मेरे चेहरे से पता नहीं चलता, मेरी शादी को जो है 10 साल के ऊपर हो गए हैं। ठीक है, 10 साल के बाद क्या होता है सर शादी, आप तो जानती होंगे सर एक तरह से। नहीं ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं तो नहीं, क्या होता है शादी के 10 साल पहले ना, मतलब पहले जो 5-6 साल होते हैं तो उसमें हर प्लेटफॉर्म के बाहर जो है साले साहब की फील्डिंग लगी होती थी कि जीजा जी जहां से निकलेंगे उठवा लो। अब 10 साल के बाद ऐसा होता है कि जीजा जी एक काम करो, अगर गाड़ी आ गई है तो 11 नंबर की बस लीजिए, 154 नंबर लीजिए और सीधे चौक पे आ जाइए। तो उन्हें बताने के लिए इधर मतलब कि ना कि कहते ना कि अगर तुम ये जुनून ये सुकून क्यों नहीं दे सकते, जब आईएमए इतनी इज्जत दे रहा है तो तुम क्यों नहीं दे सकते, ये बताने के लिए उन्हें वीडियोस भेजे जाते थे। तो मतलब आपने वीडियो अपने घर वालों को भेजा आपने? ससुराल वालों को। ससुराल बिल्कुल वालों को। हर कोई जो इज्जत बना रहा है कहते ना कि यार, कहते ना हर कोई जो होता है अपने घर के परिवार की शान होता है। इंसान को कहीं इज्जत मिले ना मिले, वो अपने ससुराल का शाहरुख खान होता है। हम सब अपने ससुराल के सुपरस्टार हैं, हमें वो बना के रखना है, वो चलते रहना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट राकेश जी। जी, आपने ये शुरुआत एज अ पोएट, जी। हाउ डिड यू लैंड अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोएट्री? देखिए, लिखने वालों के बारे में, कलाकारों के बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में जो है हर चीज आप बन सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे सीईओ बन सकते हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, आप हर चीज बन सकते हैं। पर कलाकार आप होते हैं, वो आप लेकर आते हैं अपने अंदर। वो एक दिन आपको पता चल जाता है। यू नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, यू डिस्कवर दैट यू आर एन आर्टिस्ट। और ये तब होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हुनर क्या है? हाउ विल यू नो, कहते हैं ना आपके बिजनेस टर्म्स में कि आइडेंटिफाइंग द टैलेंट। सो व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव दैट टैलेंट, कि जब भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि आपका दिल भर आए, पहला प्यार हो जाए, वो दूसरे के पास चला जाए, जिंदगी लुट जाए, दूसरे की तीसरे के साथ शादी हो जाए, कहीं भी कोई भी ऐसी चीज हो, हादसे हो जाए आपकी जिंदगी में और आपका मन कर रहा है कि आप उसे एक्सप्रेस करें, तो उस समय जो आपका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो आपका आर्ट होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी अम्मा जो है, हम लोग बचपन से कवाली बहुत सुनते थे, तो कवाली में काफ़ी राइमिंग चलती है। ये रात अंधेरी है एक दीप जला रखना, हम आएंगे मिलने को दरवाज़ा खुला रखना। तो जवाब आता है कि तू आस ना मिलने की हमसे लगा रखना, अच्छा नहीं रातों को दरवाज़ा खुला रखना। सो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो जिन्होंने दरवाजे खोले उनको पता है, तालियां बजा के। सो ये राइमिंग करते करते मुझे एहसास हुआ कि चलिए, मुझे सेंस ऑफ राइमिंग तो है। और हर मर्द, हर लड़का एक बात जानता है कि जैसे ही हम 10th 11th में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, हमारा आईना हमको बता देता है कि सच क्या है। तो मेरे आईने ने मुझे बता दिया था कि तुम्हारे ऊपर महफिल लुटे, तालियां बजें, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तुम्हें देखते ही कॉलेज में हंगामा मच जाए, ये बिल्कुल सच नहीं है। तो मुझे तब पता चल गया था कि मेरे पास ले देखिए एक राइमिंग टैलेंट ही है। और कवि होने का एक फ़ायदा यही है, जब आप लिखने वाले होते हैं, उसका एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, कि सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि आप लिख सकते हैं। फिर दोस्तों पे कविता, दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स पे कविता, उनकी गर्लफ्रेंड को अपना समझकर लिखी हुई कविता, ससुराल वालों के लिए कविता। हमारे ससुराल वाले जो हमको गजब के साले मिले हैं, कहते ना कि यार, हमारे साले साहब ने अभी हमसे 6 महीने पहले कहा कि ना किसी स्ट्रेस या किसी टेंशन पे लिखिए, हमारे भांजे के बाल निकल रहे हैं तो आप मुंडन पे लिखिए। मैं मुंडन पे कविता लिख रहा था सर। मतलब मैंने कहा, मैंने इसी दिन के लिए तो मैंने कलम उठाई थी कि एक दिन इस लड़के के बाल निकाले जाएं और मैं कविताएं लिखूं। मैंने 2 लाइन लिख के भेजी थी सर कि क्या गजब का जिंदगी में मसला हो गया, आदित्य के पास जुल्फें थी अब वो टकला हो गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि यार अब रिश्ता वैसा नहीं रहा, ब्रेकअप करना है ना, गर्लफ्रेंड काफ़ी इरिटेटिंग होगी, तो क्या लिख के दूं उसे। मैंने जो लिख के दिया उसका ब्रेकअप तो हुआ, उसे वो पिटवाया गया अलग, ठीक है। तो वो हमेशा कहता था कि गर्लफ्रेंड से हमेशा कहती कि दूसरी लड़कियों की तरफ क्यों देखते हो। तो मैंने 2 लाइनें उसकी तरफ से उसके मोबाइल से टाइप करके भेज दी और फिर मैं वहाँ से भाग गया
तो वो लाइन ऐसी थी कि तुम खुद को समझती हो खूबसूरत याद, जब खुद एक याद भूली बिसरी हो, तुम कहती हो दूसरी लड़कियों की तरफ ना देखो, जबकि तुम खुद लड़की दूसरी हो। सो कवियों की दोस्ती अच्छी नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। So, when you started your career, I think your career started with a BPO company. हाँ, नहीं, तो ऐसा हुआ था सर कि जैसे 3 इडियट्स देखी होगी आपने, तो जो राजू का जो ट्रैक होता है ना शर्मन जोशी का, कि पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, पैरालिसिस हुआ, लेटे पड़े हुए हैं, तो वैसा था। मुझे बनना कभी आरजे था। मैंने की बीएससी केमिस्ट्री और मैं चला गया था कॉल सेंटर में। सो मुझे पता था मैं राइमिंग की कला है, मैं लिख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर जिंदगी कॉल सेंटर में ले गई। सपनों की एक खास बात है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, है ना। दिस बिजनेस टर्म्स में कहा जाए कि स्टार्टअप किसी और चीज़ का खोलना था, फंडिंग किसी और चीज़ की मिल गई, है ना। तो वैसा हुआ था मेरे साथ, बनना कुछ और था, कर कुछ और आए। तो ऐसा था कि जिंदगी, पिताजी बीमार पड़ गए, सब ये हो गया। अब जो मिडिल क्लास लड़का होता है ना, वो बिल्कुल लगान फिल्म के भुवन की तरह होता है ना। मतलब आखिरी ओवर पड़ा है, छक्का मारना, पूरा गांव तुम्हारे पीछे पड़ा है कि भुवन ही गेंद तोहका सीमा पार करावे के पड़ी, तुमको ही खेलना है बेटा। मिडिल क्लास लड़का जब ग्रेजुएट हो रहा होता है ना, तो उसे पूरा परिवार एहसास दिलाता है कि तुम ग्रेजुएट हो रहे हो, पूरा मोहल्ला बता रहा होता है, पिताजी हर बात पे कह रहे हैं अब बस 6 महीने की तो देर है, फिर तो कमाने लगेगा और हम अच्छे वाले बनिए से सामान लेंगे। तो अब ऑलरेडी आप उसमें जी रहे हो कि यार अब मुझे कमाना है। मतलब कहते हैं ना कि अब आप ये नहीं सोच सकते, जब आप मिडिल क्लास फैमिली में बड़े होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो आपके जहन में ये नहीं होता कि बहुत कमाई करनी है या समय की बर्बादी करनी है। आप बस ये सोचते हैं कि दादी के घुटनों का इलाज करना है और बहनों की शादी करनी है। उसी में जो है चक्की में पिस जाते हैं। तो वो कॉल सेंटर वाला दौर चला कुछ 13-14 साल तक, यूं ही चलती रही हमारी कहानी। कहाँ हमको कविताएं पढ़नी थी और हाउ कैन आई हेल्प यू कहते हुए ढल गई जवानी। और मैं उसका रोचक किस्सा एक सुनाता हूं आपको कि कॉल सेंटर में होने की वजह से मेरी शादी जो है काफी देर से हुई। आप लोग जानना चाहेंगे कैसे? जानना चाहते हैं? भाई मैं यूपी से हूं। हमारे यहां जैसे लड़का ग्रेजुएट होता है ना, वो ब्लैंक चेक में कन्वर्ट हो जाता है अचानक से, है ना। जैसे ही मतलब कि अगर सर मैं बता रहा हूं, अगर वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो होंडा सिटी, है ना, वैगनार से लेकर चलिए बाइक, यहां तक कि इतना होता है कि 12वीं फेल भी जो होता है वो स्कूटी लेके चला जाता है। पर मेरी जो है, मेरी शादी के रिश्ते नहीं आ गए थे, मैं कॉल सेंटर में लग गया था। उस समय कॉल सेंटर को लेके बड़ी अजीब धारणाएं थी कि रात को गाड़ी आती थी, 2:30 बजे 2 बजे पिकअप हो रहा है, आप जा रहे हैं। एक हमारे शुक्ला अंकल थे, हम सब की जिंदगी में एक शुक्ला अंकल होते हैं जिनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो फिर भी आपसे मिलके पूछेंगे और क्या चल रहा है, पंडित जी के लड़के हो, अच्छा काम किया करो। तो बोले ये क्या चल रहा है। तो बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने मेरी, जो कि बिजनेस टर्म्स में कहते हैं ना कि राइट प्रोडक्ट एंड रॉन्ग एडवर्टाइजिंग, मेरी माँ ने वो कर दिया था। मेरी माँ ने कॉल सेंटर का अपना ही एक मतलब निकाल लिया था। तो एक दिन जब मैंने पूछा मम्मी कि रिश्तेदार जब मेरे पूछते हैं मेरे बारे में, तो आप क्या कहती हो। नाउ दिस इज व्हाट रॉन्ग एडवर्टाइजिंग कैन डू टू यू, इट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर्स को या आप अपने जिन लोगों के साथ आप बिजनेस डील करते हैं उन्हें आप समझाएं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, वरना आपके साथ वो होगा जो मेरे साथ हुआ। हमारी अम्मा ने कहा बेटा कुछ नहीं, हमने तो हर जगह तेरी तारीफ ही की है, हमने सब अंकल लोगों से कहा है कि लड़का तो हो तो राकेश जैसा हो। जब से ग्रेजुएट हुआ नहीं सीधे कॉल बॉय बन गया। कॉल बॉय बन गया, रात को 2-2 बजे गाड़ियां लेने आती हैं, सेंट वेंट मार के जाता है बेचारा। कभी कौन लेने आता है, दोपहर को थका मरा लौटता है। इसी काम के इसको 20-25 मिल जाते हैं, बेचारी की कमर में बड़ा दर्द होता है। और मैं सोच रहा हूं अब समझ में आया शुक्ला अंकल हर बार मिलके क्यों कहते थे कि पंडित के लड़के अच्छा काम किया करो। सो अपनी प्रोडक्ट पिचिंग, अपनी पोजिशनिंग बहुत साफ कीजिएगा, वरना कॉर्पोरेट में काम करने वाले कॉर्पोरेट टॉय बना देंगे, और भले ही आप टीसीएस के कॉल सेंटर में हो पर लोग आपको कॉल बॉय बना देंगे। तो वो समय से है, सही से रखिएगा एडवर्टाइजिंग। तो ये था, तो ये सर जर्नी थी, बढ़िया से चला। और इसके बाद हम कविताओं में आए। तो जैसे ही कविता में आता है, नॉर्मली जो कवि बनता है वो या तो इश्क का मारा होता है
या कहीं आपको बहुत सारे धक्के खाए थे? जी। तो आपके साथ ये वाकया हुआ है? अब कहते हैं ना कि खाया, 2 लाइन से कहना चाहूँगा, मेरी हर बात में शायरी में कहीं घूमती फिरती रहती है। मेरा इंस्टाग्राम नाम ही राइमिंग तिवारी है। मैं काफ़ी में बात करता रहता हूँ कि बस इसका जो जवाब है ना कि ज़िंदगी में कभी गम मिला है क्या, या कहीं हारे हो क्या, कि तुम्हें देख कर आते हैं जहन में ख्याल बहुत। अच्छा लगे तो वाह वाह कीजिएगा भाई, अनवाइंडिंग सेशन है, इसमें मैं कुछ बिजनेस ज्ञान नहीं देने वाला, सब आपको मिल चुका है। सुबह से आपने इतना डाउनलोड कर लिया कि यहाँ से निकलने के बाद 500 स्टार्टअप्स बनेंगे यहाँ से, और 600 यूनिकॉर्न्स निकलेंगे। सही बता रहा हूँ। तो मैं वो नहीं, मैं ज़िंदगी की बात बताने आया हूँ कि तुम्हें देख कर आते हैं खूबसूरत से ख्याल बहुत, कोई नेक हो तो बताएं, तुम हमसे पूछते हो कितना हारे हो, कोई एक है तो बताएं। जब तक आप हारते नहीं है, कहते ना कि हर हारने वाला जो है जीतने के काबिल होता है, जितना जिसके किस्मत में हो उतना उसे हासिल होता है। सो हारे तो बहुत है सर, मतलब 13 साल मैंने कॉल सेंटर की नौकरी करी थी, और मेरे ख्याल से आपको ज़िंदगी में कहीं पर भी अगर आपको सपनों के पीछे भागना हो ना, तो आप कॉल सेंटर की नौकरी कीजिए, क्योंकि वो नौकरी करते हुए जहन में आता है कि मुझे ज़िंदगी में जो भी करना है ये नहीं करना। तो 13 साल जब वो नौकरी करते थे, हम पता है हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं सर, हम अपने सपनों से सवाल कर लेते हैं, है ना। कहीं पर भी अगर आप रास्ते में बैठे हों, आपकी अपनी वैगनार जैसी गाड़ी है छोटी सी, और आपके सामने से ऑडी निकल गई, तो दुनिया में कोई नहीं, आप अपने आप से बोलते हैं कि पागल हो, होंडा सिटी तो खरीद लो, बाद में ऑडी का सोचेंगे। कोई आपसे नहीं कह रहा, आप अपने सपनों को नकार देते हैं। सो 10-12 साल हर रोज़ जो है वो टूटने का वक्त होता था कि यार करना क्या चाहते थे, क्या कर रहे हैं। पिताजी को जब पैरालिसिस हुआ था, एक साथ उन्हें पैरालिसिस, कैंसर, सब कुछ साथ में हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके इलाज के लिए जो है मुझे डोनेशन इकट्ठा करना पड़े, उन्हीं लोगों से जिनके घर कभी पिताजी ने चलाए थे। जब कॉल सेंटर का वक्त थोड़ा अच्छा चल गया, तो एक ऐसा दौर आया जब माताजी को किडनी फेलियर और डायलिसिस हो गया था। सो मेरी कविताओं का कोई भी सक्सेस जो है, जो भी मैंने लिख कर पाया है, वो मेरे माँ बाप दोनों नहीं देख पाए, दोनों इस सफ़र के शुरू होने से पहले चले गए। पर ऐसे कई चीज़ें जो हैं होती चली गई, पर वो कहते हैं ना कि यार अपनी ही धुन में आपको लगाए रखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको रातों को जगाए रखते हैं, वो होते हैं सपने। मैंने कभी अपने सपनों से सवाल नहीं किया सर। मैं हर रात जब 2:30 बजे कॉल लेता था, और ऑस्ट्रेलियन कॉल लेते थे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े पगले होते हैं अलग किस्म के, उनका अलग ही चल रहा होता है, तो मैं अपने आप को यकीन दिलाता रहता था कि यार तुम सारी जोश वाली कविताएं यूं ही तो नहीं सुने हो, तुम जिंदगी भर कॉल लेने के लिए तो नहीं बने हो। सो वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया था कि एक दिन मेरी कविताएं मुझे कॉल सेंटर के गलियारों से बाहर निकल के ले जाएंगी, यहाँ से निकाल के ले जाएंगी। और फिर वो दौर आया, वो चला, और मैंने अपने सपनों से कभी सवाल नहीं किया, और इसलिए आज यहाँ पर हूँ। बहुत शुक्रिया। सो प्रश्न मेरा अधूरा रह गया, हाँ क्या इश्क हमारा ही कभी बनता है? सर मैं है ना कि बातें जो सबके लिए लाजिम हो वही बेस्ट कहिए, इसमें आपका सवाल नहीं है, इसमें आपका इंटरेस्ट कहिए। हाँ, क्योंकि बहुत मुझसे सारे 3 बार ऐसे पूछ गए, दिल टूटा है, इश्क में हारे हो, है ना कि पहला वो ना कि उसके लिए, वो मैंने कहीं शेर सुना था कि उसके लिए दिल में हमेशा इज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है ना। पहली मोहब्बत होती है, लेकिन क्या कहें, वो जो उस जमाने का इश्क था, तब मैंने लिखा था कि इश्क जो था वो तो गली चौबारों में होता था, सोशल मीडिया के चैनल्स पे नहीं, बाजार और गलियारों में होता था। उसी से करेंगे शादी हंसते हंसते कहते थे, सारे दोस्त उसे भाभी नमस्ते कहते थे, तेरे नाम वाले गाने सुनकर सूफियाना माहौल करते थे, उसकी एक आवाज सुनने के लिए लैंडलाइन पर मिस कॉल करते थे, और वो भी हमारी बात जानकर अपना दिल रख लेती थी, नहीं पापा रॉन्ग नंबर कहकर फोन पटक देती थी। उसके बाद बेवफा गानों की मरसियां सजाई हमने, क्या कहें कि हो सकने वाली भाभी की शादी में कुर्सियां लगाई हमने। तब लगा कि आंखों में बाकी कोई नमी न रह जाए, जब उसके पापा ने हाथ कांधे पर रखे कहा, बेटा दीदी की शादी में कमी न रह जाए। अब इससे ज्यादा क्या गम है जो हमने हंसते हंसते कह दिया, सोचिए सर आज भी जिंदा है, जब परसों उसके बच्चों ने मामा नमस्ते कह दिया। तो गम तो बहुत है सर, इश्क के मारे ही हुए तब जाके मैं समझ गया। इस बात से समझ में आता है कि सर आप आंसू पोंछ लीजिए सर, चश्मे निकाल के।
हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है, इससे जरूरी नहीं कि हर शायर इश्क का मारा हो, जिंदगी हाँ, भी हाँ। कम लाजवाब देती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और कई बार ऐसे नहीं कि आप इश्क के मारे हों या आपको जिंदगी ने मारा हो, कई बार आपकी शादी भी हो जाती है तो और फिर आपको कोई नहीं मार सकता मरे हुओं को कौन मारे तो सर शादी की बात आई तो देखिए हमसफ़र का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता बहुत है। ज़्यादा, बहुत तो एक पूरे प्रोसेस में एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर हाँ। या एज ए सीईओ या एज ए प्रोफेशनल, हमसफ़र का रोल कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? बहुत ज़्यादा। मैं तो अगर बिजनेस टर्म्स में आपसे कहूँ कि है ना कि बिजनेस टर्म्स में आपसे कहूँ तो बस इतना सा मेरा सेंटिमेंट है ना कि सारा जो ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये आईपीओ है, पर जो हमसफ़र है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी ज़िंदगी भर साथ रहता है ना। पर कभी कभी आईपीओ के मज़े भी लेने चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यार अगर आप ज़िंदगी में ये खूबसूरत काम कर लेते हो कि अगर सही हमसफ़र चुन लिया तो आधी ज़िंदगी का इंतज़ाम कर लेते हो। तो ये हमसफ़र का चुनना वही होता है सर। आपको ज़िंदगी में हमसफ़र, मेरे केस में जो हुआ, हमारी जो धर्मपत्नी है वो बीए लिटरेचर हैं, उन्होंने बीए हिंदी में ग्रेजुएशन किया हुआ है। सो मेरी जो कविताएं होती हैं वहाँ से छन कर आती हैं। तो उनका ख्वाब था कि वो टीचर बने, वो पढ़ाएं, वो पूरा नहीं कर पाई, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो उन्होंने अपने सपने को मेरे ज़रिए पूरा होते हुए देखा। सो हमसफ़र का होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके स्टार्टअप में मेंटर का होना है या कहते हैं ना कि वो वीसी का होना है या फिर एंजल इन्वेस्टर का होना है। कोई तो हो, कहते हैं ना तुम सफलता की सारी सीढ़ियाँ जो है अपने आप चढ़ सकते हो, तुम्हें बस कांधे पर एक हाथ चाहिए और कोई ये कहे कि मैं हूं ना, तुम आगे बढ़ सकते हो, बस सफ़र निकल जाता है उसके बाद। तो जब सफ़र निकल जाता है तो देखिए सफ़र करते करते बहुत सारा ऐसा समय आता है जहाँ पर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या सक्सेस इंसान को बदल देता है? सक्सेस जैसा कुछ नहीं बदलता इंसान को, मैं बता रहा हूँ। नथिंग चेंजेस, नथिंग डाउनग्रेड्स यू लाइक अ फेलियर, नथिंग अपग्रेड्स यू लाइक अ सक्सेस। तो मैं जैसे हर जगह जाता हूँ कवि सम्मेलन में यहाँ से, तो मैं कहता हूँ कि भाई पोस्टर लगवा दो या एक आध स्टोरी हम शेयर कर देते हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि IMA में आ रहे हैं, मैंने अपने मैनेजर को साथ ले लिया और उसके हाथ में आईफोन पकड़ा दिया ने कहा तस्वीरें खींचते रहो। बदल देता है सर। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो जो शेर है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये शोहरत नई नई है। तो कई बार लहजे बदल जाते हैं सर लोगों के, कई बार बात करने के सलीके बदल जाते हैं, पर कहते हैं ना कि वही जो है आसमान में उड़ा हुआ, बहुत देर तक उड़ा हुआ रहता है जिसकी जड़ें नीचे हैं, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है। सो आई हैव सीन सक्सेस चेंजिंग पीपल। हमारे कवि सम्मेलन में ही जब कवि लोग आते हैं, जब पहले युवा कवि बन के आते हैं, तो सारे पैर वैर छू रहे हैं कि अरे अरे सर, अरे बढ़िया, अरे बढ़िया बढ़िया। और फिर जिन पैरों को छुआ है उन्हीं को उखाड़ के जो है फिर उन्हीं की सीटों पर बैठते हैं और फिर वो अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं। तो नथिंग चेंजेस एज इफ सक्सेस, बट देन अ लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी इज द सेम, दैट डजंट चेंजेस यू, है ना। कि कहते हैं ना कि आप जो है अपने बात करने की, अपने पेश आने के ढंग ना बदलें, रास्ता वही रहेगा अगर आप चलते रहें और आप अपने तेवर, अपने रंग ना बदलें, आप बस चलते रहिएगा, वही फायदा होता है मेरे ख्याल से। एंड आपको क्या लगता है कि हमारे भारत देश में क्या पोटेंशियल है कि वो सक्सेसफुल है और कितना हो जाएगा? सर मेरे से कहने से मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर जानने समझने वाले लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि इंडिया का पोटेंशियल क्या है। पर देखा ना, मतलब मैं बस अगर 2 लाइनों में समेट दूँ इस चीज़ को कि है ना कि दुनिया जो है हमारी ताकत, हमारी महारत की तरफ देख रहा है। एक वक्त था जब हम देखते थे दुनिया में क्या हो रहा है, आज पूरी दुनिया जो है, आज पूरा जहान भारत की तरफ देख रहा है ना। जो दुनिया चख सकती है वो हर व्यंजन हमारे पास है, कारें तुम बना लो, कारों का इंजन हमारे पास है ना। हर कुछ जो तुम समझते हो वो खास हमारे पास है, आगे बढ़ने का हर एहसास हमारे पास है। ये वो देश है जो अपनी ताकत पर दमकेगा, तुम बस रोशनी देखते रहो, भारत खुद ब खुद चमकेगा। ये हमारा पोटेंशियल है। एंड क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास, भारत के बारे में कह दिया इंदौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हाय हाय हाय, इंदौर की खूबसूरती ये है ना, यहाँ से इंदौर ने बहुत सारे कलाकार दिए हैं। मशहूर स्टैंड अप जो है जाकिर खान साहब, वो यहाँ से हैं। राहत इंदौर के नाम से जाने जाते थे, यहाँ से हैं। पर मुझे जो इंदौर का खास लगता है ना, जैसे ही मुझे कहा जाता है कि सर आपको इंदौर आना है, अगले हफ्ते में IIT इंदौर भी आ रहा हूँ,
इसी बहाने मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मिलना हो तो अगले हफ्ते भी मिलना। तो इंदौर का जो सबसे सबसे जो खास बात है इंदौर की, वो है इंदौर का स्वाद, है ना। आप में से जितने भी लोग इंदौर आए होंगे तो सबने कुछ चीज कही होगी कि अच्छा वहां जा रहे हो तो यहां जरूर जाना, ये जरूर खाना। तो मैंने इंदौर के स्वाद के ऊपर कुछ लिखा है सर, इंदौर के बारे में क्या है कि तुमने जो है चटपटी यादों को जो है दिल से चखा नहीं, अगर इंदौर के स्वाद को अपने जबान पर रखा नहीं। आप मिलने कभी अपने यादों के बचपन से नहीं गए, क्या खाक इंदौर आए जो यहां सफर किया और 56 से नहीं गए। जिंदगी खूबसूरत है, इस बात पर आप अपना भरोसा जताएंगे जब आप विजय की चाट के साथ रमेश का डोसा खाएंगे, है ना। जॉनी के हॉट डॉग के स्वाद से वाकिफ जब आपकी ज़बान होगी, उस पर जब आप शिकंजी पी लेंगे तो आपको अपनी भी खबर कहां होगी। आपके और हजम करते करते आपके पेट की सारी अतड़ियां, सारे पसलियां सब पिस जाएंगे जब आप रात को खाएंगे कोको क्रश और साथ में भुट्टा की किस खाएंगे। आपकी इज्जत के जायके में, आपकी खुशी में और इजाफा होगा जब शाम तक आप रुक जाएंगे और रात को आपके हिस्से में सराफा होगा। तब कहते ना कि तब हर कोई जो है खाते खाते गिर पड़ेगा, कोई ना होगा पैरों पे खड़ा जब चखेंगे सराफे का स्वाद और खास कर जोशी का दही बड़ा। तो मैं तो बोलूंगा कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी बहाने चलते हैं। सर आपने इतना सवाल पूछ लिया है कि भूख लग गई है, चलिए खाने चलते हैं। क्या सबने कुछ सा कहा, लास्ट है कि आपने पोहे का जिक्र नहीं किया इस पूरे। मुझसे कहा गया था कि भाई कहना कि चाहो तो सेशन में सवाल पूछे जाएंगे, अपने मन के राज खोलो, जो सब बोलते हैं वो तुम ना बोलो। फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे मीरा का भजन, कबीर का दोहा, वैसे बनारस की चाट और इंदौर का पोहा। जाते जाते लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे सो दैट वी कैन वाइंड अप द सेशन सर? मैं क्या ही मैसेज दूंगा यार, मुझसे ज्यादा समझने वाले, जानने वाले, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग यहाँ ज़हीन लोग बैठे होंगे। कई लोग ऐसे बैठ को सोच भी हैं कि कहते ना कि किसी के किस्मत का सितारा चमक गया, किसी का रूठा है। आधे मेरी बातों से खुश हैं, आधे सोच रहे हैं इसने क्या किया जो ये यहाँ बैठा है इसने ऐसा क्या कर दिया। हर किसी के हिस्से में कुछ सपने आते हैं, सपनों की कामयाबी आती, कभी जल्दी आती, कभी आती है। मैं बस आखिरी जो एक बात कहना चाहूँगा सर, मैं खड़े होकर एक अपनी आखिरी कविता कहना चाहूँगा। सब बढ़िया, सब सही चल रहे हैं आप लोग? पता है ना कि यार कि सारा जो जिंदगी का मजा है ना इसके बाद लीजिएगा। मुझे बताया गया है कि IMA की कैटरिंग बहुत अच्छी है, तो जाते जाते यहाँ के बुफे का स्वाद लीजिएगा, क्योंकि ये लोग खिलाते बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने सुना। अब तक तो मैंने खाया नहीं। मैं खाने का जिक्र हर बार करता हूँ क्योंकि है ना, बिना मतलब के ही मैं नहीं कोई किस्से सुनाता हूँ। सफर तो ये है कि शादी को 10 साल हो गए हैं, अब मैं ससुराल जाता हूँ तो अपना खाना भी खुद बनाता हूँ तो मैं जहाँ अच्छा खाना मिलता करता हूँ। अब मैं जो आखिरी चीज़ आपसे कहना चाहूँगा ना, जो कई लोग जो है बहुत बेहतरीन बातें करके चले गए। कई लोग हमेशा ये बताते हैं कि सपने सच कैसे किए जाएं, सपनों के पीछे कैसे भागा जाए, है ना। कई लोग ये बात करते हैं, किताबों में आपको ये बात मिलेगी कि सपनों के पीछे जाओ, सपने अचीव करो, जीतो, आगे बढ़ाओ, सच कर दो। कोई ये नहीं बताता कि जब सपने सच नहीं हो या अगर वो टूट जाएं तो उसके बाद क्या होगा। मैं उन लोगों में से हूँ या कहीं आप लोगों में से ही हूँ जिनके सपने थोड़े बहुत सच होने के पहले 1000 टूट चुके हैं। और कसम से बता रहा हूँ, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता, उस वक्त सदगुरु भी अच्छे नहीं लगते, उस वक्त संदीप महेश्वरी को ब्लॉक कर देता हूँ मैं कि तुम दिखाई मत दो यार, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। दुनिया भर का ज्ञान लगता है कि या तो मैं जाके इसको मार दूं या तो खुद भाग जाऊं यहाँ से। सपने टूटने के बाद कुछ नहीं अच्छा लगता। तो कभी अगर आपके भी सपने टूटे हैं या टूटेंगे, मैं नहीं चाहता कि टूटे, पर कभी ना कभी वो वक्त तो आता है जब आपको लगता है कि शायद आप कुछ नहीं है, तो उस वक्त आप मेरी इस कविता को अपने साथ रखिएगा। इसके लफ्ज जितने भी आपको याद रखेंगे, याद रखिएगा। तो ये कविता आखिरी में आपके लिए, और इसके बाद मेरा कुछ काम नहीं है, मैं तो निकल जाऊंगा क्योंकि 56 भी तो जाना है। तो खैर, जब वक्त का दरिया मारे थपेड़े, दिल बस अफसोस का ही साज छेड़े, ये उस मौसिकी उस धुन के लिए है जिनके सपने टूटे हैं या टूटेंगे, ये उनके लिए है। सुनो सुनो, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी बातों में, शब्दों में उलझाने आएंगे, तुम्हें समझने वाले तुम्हें समझाने आएंगे। वो
वो तुमसे कहेंगे मेरे मीत जिंदगी है हारो जीत, ये तो बस एक जुआ है, और तुम ही नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तुम ही नहीं हो जिसने बिखरे ख्वाबों के टुकड़ों को संजोया है, तो उन्हें माफ करना दोस्त, वो नहीं जानते कि तुमने क्या खोया है। वो नहीं जानते कि जब तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते, इस झूठ के सिवा कोई सच नहीं था, तब तुम्हारे पास इन सपनों के सिवा कुछ नहीं था। ये तो मैं कर ही दूंगा, तुमने दुनिया से कह दिया था, तुमने जान लड़ा दी थी, तुमने सब कुछ दे दिया था, तुम चलते चलते वहां तक आ गए थे जहां कोई पहुंचा ही नहीं था, तो ये नहीं हुआ तो क्या करूंगा तुमने सोचा ही नहीं था। तुम्हें समझाने वाले नहीं जानते कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ जब तुम्हें मंच से खाली हाथ उतारा गया, जब तुम जीतने वाले थे और किसी और का नाम पुकारा गया। ऐसे में खामोश हो जाना जरूरी है, बुज़दिली नहीं। उस मुसाफिर के बारे में क्या कहिए जो चलता रहा पर उसे मंजिल मिली नहीं। ऐसे में मन ग्रंथ में लिखी किसी भी बात को पहचानेगा नहीं। मन को मनाने की कोशिश ना करना, वो मानेगा नहीं, क्योंकि चलते रहने का हुनर उसे तुमने ही तो सिखाया था। जिसने कोशिश की वो पा गया, ये उसे तुमने ही तो बताया था। तो मैं नहीं तुम्हें कोई दुनिया भर की बात बताने आया हूं, जो तजुर्बे से सीखा है बस वही समझाने आया हूं। और समझाने आओगे, समझ जाओगे तो बताना मुझे कि जैसे वक्त के लिए लाजिम है लम्हा दर लम्हा बदलते रहना, मुसाफिर के लिए जरूरी है कि मंजिल मिले ना मिले बेपरवाह होके बस चलते रहना। तुम्हारे सफर से भी तो किसी को हैरानी होनी चाहिए, तुम्हारे पास सुनाने के लिए कोई कहानी तो होनी चाहिए। कहानी के जब लोग तुमसे पूछेंगे कि ख्वाबों को जिया तो जिया क्या है, अपने सपनों के लिए कुछ किया तो किया क्या है, तो उन्हें फख्र से कहना कि मुश्किलों से ज्यादा तो तुम्हारे हौसले बड़े थे। तुम जीते या नहीं फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम क्या खूब लड़े थे। तब ये जमाना नहीं तुमसे कोई सवाल करेगा। कुछ लोग चलने के लिए बनते हैं, उस लिस्ट में पेश तुम्हारी मिसाल करेगा। हम कहानी के नायक क्यों नहीं बने, ये सोच के परेशान हर बार होते हैं। पर कुछ कहानियां हमारे लिए नहीं होती, हम उनके किरदार होते हैं। पर इस वक्त जो उन बातों को मानेगा नहीं, जो तुम्हारे मन की बात को पहचानेगा नहीं, ये उस ना समझने वाले मन के लिए है, जिनके सपने टूटे हैं और जो अब आगे बढ़ेंगे, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। बहुत शुक्रिया। बस हर सुनने वालों को ऐसे ही ताली मिले, है ना। दिल में तारीफों के लिए जगह खास रखिएगा। सराफा रात को 9 बजे खुलता है, तब तक उपवास रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Thank you, Rakesh ji. May I invite Rakesh Jaju ji to present a memento to our speaker, Rakesh Tiwari ji, please. मैं बस आखिरी बात कहूंगा कि ना, होकर बहुत जज्बाती और खुश ही देंगे, इसे हमारी किस्मत ही कह लीजिए कि कवियों को जो है फूल और मोमेंटो हमेशा पुरुष ही देंगे। बहुत शुक्रिया। बस हर सुनने वालों को ऐसे ही ताली मिले, है ना। दिल में तारीफों के लिए जगह खास रखिएगा। सराफा रात को 9 बजे खुलता है, तब तक उपवास रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Thank you, Rakesh ji. May I invite Rakesh Jaju ji to present a memento to our speaker, Rakesh Tiwari ji, please. मैं बस आखिरी बात कहूंगा कि ना, होकर बहुत जज्बाती और खुश ही देंगे, इसे हमारी किस्मत ही कह लीजिए कि कवियों को जो है फूल और मोमेंटो हमेशा पुरुष ही देंगे।